हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशंस में। आज आप लोग को 15 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें मोटिवेशनल कोर्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक और लेखक, मैपिंग के बारे में पूरा डिस्कशन किया जाएगा और उसके साथ ही पूरा स्ट्रेटेजी का आपको बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोर्स के साथ। कह रहा है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो काफी इम्पोर्टेंट बात है। इतिहास अगर आपको लिखना है तो कलम नहीं हौसलों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी काम को करने में हौसला है, अगर आप किसी में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जुनून है, तो आप उसको प्राप्त कर ले सकते हैं। भले ही आपका जो है आप छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं या कहीं और से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप निश्चित रूप से कुछ दिन बाद उसको जरूर हासिल कर लेंगे। तो इतिहास वही लिखता है, कहते हैं, जो है संघर्ष करता है। इसलिए जो है हौसला रखिए, कोई भी आपको उपलब्धि जरूर मिलेगी। देखिए, आज जो है राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एम विश्वेश्वरैया को आप सब जानते होंगे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है यह दिवस समाज में इंजीनियरों के उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित किया जाता है। तो ये है जो है, देख लीजिए, एम विश्वेश्वरैया। तो इनको जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कह लीजिए सबसे पहला भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनका जो है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है ये इंजीनियर्स डे। तो देखिएगा, इनके बारे में कुछ कहा गया है कि इनका निधन जो 1962 में हो गया था। उसके बाद ये इंजीनियर्स के रूप में जो है मनाया जाता है इनका जन्मदिन को लिए। उनको ये पानी रोकने वाले जो है ऑटोमेटिक फ्लड गेट का डिजाइन तैयार करके जो है पेटेंट कराया था, जो 1903 में पहली बार पुणे के खड़गवासला जलाशय में इस्तेमाल किया गया था। तो इनके कई सारे उपलब्धि हैं। इन्हें 1955 में जो है भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है सिविलियन अवार्ड, हाँ, तो इनको जो है सम्मानित किया गया था उनको 1955 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। इनका जन्म जो है 1860 में हुआ था, मैसूर में। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि चौथे ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इस वर्ष इसका थीम क्या है? तो थीम देखिए, विकल्प में है बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग, बी है फ्यूचर ऑफ बायोटेक, सी है बायोटेक और मानव जीवन, डी है बायोटेक और युवा कौशल। तो सही उत्तर आपका रहेगा बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कहेंगे बायोटेक नवाचार और जो है बायो निर्माण। तो इसका जो है इस वर्ष का थीम है, इसके तहत जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय करा रहा है। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विकल्प में है वीर दास, आर रविंद्र, के रेड्डी, रविचंद्रन। तो सही उत्तर आपका रहेगा वीर दास। ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनको 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके जो है अब की बार ये मेजबानी ये कर रहे हैं इसका। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय ये बने हैं। तो देखिएगा, वीर दास जो होस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, तो ये है वीर दास, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। 2023 में इन्हें जो है एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहले भारतीय बने हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सबसे टेलीविजन कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए एमी अवार्ड्स जो है प्रदान किया जाता है। ये देखिएगा, इनके बारे में कुछ लिखा गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक्टर है वीर दास। इनको जो है होस्ट करने के लिए 2024 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए पहचाना गया है। और ये फर्स्ट इंडियन है जो है इस तरह से इनको जो है ये सम्मानित किया जा रहा है, या इनको जो है मेजबानी करने के लिए कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले इंडियन कोई बन रहा है किसी क्षेत्र में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो विकल्प में अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, इंटरपोल।
तो सही उत्तर आपका रहेगा अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, इस इंडेक्स द्वारा जो है किसी देश के साइबर सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का मापन किया जाता है कि कोई देश जो है कैसे साइबर सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है कई सारे पिलर्स पे पूरा रैंकिंग तैयार किया जाता है, तो उसमें कई देशों को जो है उसमें रैंक दिया जाता है कि इस श्रेणी में इतने देश हैं, इस श्रेणी में इतने देश हैं। तो सबसे मेन बात है ये कि कौन तैयार करता है, ज्यादा संभावना यही है क्वेश्चन पूछने का कि कौन तैयार करता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में पूर्व अग्निवीरों को जो है राज्य के सैन्य सेवाओं की ग्रुप सी और डी, यह डी है, ग्रुप सी और डी पदों पर जो है 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो कौन से राज्य सरकार ने अग्निवीरों को जो है 10% आरक्षण देने के लिए घोषणा किया है, और उसके बाद ये कहा है कि अगर उनका एज अगर ज्यादा हो जा रहा किसी नौकरी में या जॉब में तो उनको 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट भी दिया जाएगा। तो कौन से राज्य सरकार ने ऐसा कहा है? विकल्प में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा सरकार ने ये कहा है, घोषणा किया है कि अग्निवीरों को जो है अगर कोई सैन्य पद है, जैसे पुलिस हो गया मान लीजिए राज्य का, तो राज्य का पुलिस हो गया, अग्निवीर और अग्निशामक बल हो गए, तो उसमें जो है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा ग्रुप सी और डी पदों पर। और अगर उनका एज अगर उम्र ज्यादा हो गया है तो 3 वर्ष का उन्हें मतलब बढ़ोतरी मिलेगा, 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना तो ये उड़ीसा है। ऐसा ये देखिएगा उड़ीसा मैप में है, इसके बारे में आप डिटेल्स देख लीजिएगा। अगला देखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विकल्प में लखनऊ, जोधपुर, जैसलमेर, बेंगलुरु। तो सही उत्तर आपका रहेगा जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ जो है आप देखेंगे तो अभी एक एक्सरसाइज हो रहा था, तो उसके जो है आयोजन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वहां पहुंचे थे, तो इसका उद्घाटन भी किया है। तो 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का जो है एक्सपो का शुभारंभ हुआ है। इसमें स्वदेशी हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। तो कोई भी सेना से संबंधित जो एक्सपो होता है वहां आप जाके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जो है पूरा सेना वाले जो है अपना कर्तव्य दिखाते हैं। पहली बार भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज आयोजित किया है, तो उसी के याद में जो है ये यहाँ गए थे, तो उसके वजह से ये तरुण, आप सब जानते होंगे तरुण का जो है ये एक्सरसाइज हो रहा था, तो इसके वजह से ये वहां पहुंचे थे। जोधपुर में ये 7 देश की एयरफोर्स की तरंग शक्ति, तरुण नहीं तरंग शक्ति, सॉरी तरंग शक्ति, तो तरंग शक्ति अभ्यास के आखिरी दिन फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ने अपना कर्तव्य दिखाया। वहीं इसी तरंग शक्ति के अवसर पर प्रधानमंत्री गए थे, और इसका पहला जो है तमिलनाडु में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तरंग शक्ति। और दूसरा जो है जोधपुर में राजस्थान में हो रहा था, तो इसके वजह से वहां इसके समापन समारोह में गए थे, तो वहां जो इसका एक्सपो का भी उद्घाटन हुआ। ये देखिएगा इस तरह से एक्सपो होता है। अगला देखिएगा किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम, परवीन महाजन, मोहम्मद यूनिस खान, नरेंद्र बत्रा। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये है मोहम्मद तैयब इकराम, इनका ये इमेज भी है। तो इनको जो है दूसरी बार यानी पुनः ये 2022 में बने थे पहली बार। नरेंद्र बत्रा है, तो नरेंद्र बत्रा के स्थान पे जो है 2022 में इनको बनाया गया था। तो इनको 2022 से अभी इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो सेकंड कार्यकाल के लिए इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो है। और नरेंद्र बत्रा जो है पहले भारतीय थे जो इस पद पर पहुंचे थे। तो ये देखिएगा मोहम्मद तैयब जो इकराम को दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसको चुना गया है, ये मोहम्मद तैयब इकराम को। तो ये कब चुना गया था? तो इनको 2022 में नरेंद्र बत्रा के स्थान पर
FIH का अध्यक्ष चुना गया था, यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का। और नरेंद्र बत्रा ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो इसके अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य किए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता क्योंकि कोई व्यक्ति जो है पहला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे पहुंचा था, तो और दूसरी बार की इनका एक्सटेंशन हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा कि ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है सुरक्षा सलाहकारों का जो NSA होते हैं सब ब्रिक्स देशों के, तो उसमें भाग लिए थे सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो कहाँ ये हुआ था, विकल्प में सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, दिल्ली, बीजिंग। सही उत्तर आपका रहेगा सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग मतलब रूस में। तो अब की बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, रूस में। तो भारत की तरफ से NSA जो है अजीत डोभाल उसमें प्रतिभाग किए थे, भाग लिए थे। 11 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत की तरफ से NSA जो है अजीत डोभाल उन्होंने इसमें भाग लिया और हिस्सा लिया। बैठक की मेजबानी जो रूसी NSA सुरक्षा सलाहकार सरगई सोइगु किया था। और बैठक में ब्रिक्स के सभी सदस्य देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, UAE, सऊदी अरब ने भाग लिया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और इस समय ब्रिक्स में कितने देश हैं, 10 देश हैं। तो ये इसको आप याद रखिएगा क्योंकि जो है ये अभी जो ये सब देश हैं मिस्र, UAE ये सब अभी नए जुड़े हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश इसमें शामिल है, कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसके कितने देश हैं, 10 देश हैं। ये कब बना था ब्रिक्स, तो आप सब जानते होंगे ब्रिक्स के बारे में आपको बताया है कि 2009 में जो है इसका ब्रिक्स के रूप में इसका वो हुआ था शुरुआत ब्रिक्स, जिसमें जो है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना सदस्य शामिल थे। लेकिन 2010 में जो है 2010 में किसको शामिल कर दिया गया, दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को। तो इसका फुल नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। और 2010 से इसमें कोई सदस्य और नहीं जुड़ा था। इसका हर वर्ष जो है मीटिंग हो रहा था, लेकिन अभी पिछली वर्ष और इस वर्ष मिला करके ये 5 नए देश जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें प्रपोजल वैसे 6 देश का आया था, लेकिन ये है 6 देश। देखिएगा प्रपोज किया गया था 6 देशों को। कौन कौन से देश हैं ये, तो सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE, इन तीनों देशों को प्रपोज किया गया था इसमें शामिल करने के लिए। लेकिन जो है इसमें अर्जेंटीना जो है शामिल नहीं हुआ कुछ कारणों की वजह से। लेकिन ये सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE इसके सदस्य बने हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो है आपको बता ही दिया कि ब्रिक्स का जो है सम्मेलन, अच्छा ये शायद नहीं बताया, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो आपका 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 को होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले महीने ये इसका आयोजन होने वाला है। तो कहाँ होगा, कजान में। कजान कहाँ है, तो रूस में है। मतलब इसका आयोजन इस वर्ष रूस में होगा। ये देखिएगा इसके जो है सदस्य नए बने थे, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो आप इसलिए इनको जो है 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिए थे। अब इसके जो है टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। आप इस 10 सदस्य को देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो है काफी न्यूज में है। और दूसरे नंबर अभी एक क्वेश्चन आपसे बताए थे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, यानी जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसको 2014 में जो है उद्घाटन हुआ था। तो इसका नया सदस्य जो है अल्जीरिया को बनाया गया। इसको हम कम से कम आपको अल्जीरिया कम से कम 4-5 बार आपको बता चुके, तो आप इसको भूलिएगा मत, क्योंकि नया आने वाला क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है कि कौन नया सदस्य बना। तो अल्जीरिया इसका नया सदस्य बना है। अगला देखिएगा कि हाल ही में राजभाषा हीरक जयंती और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो विकल्प में बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो हीरक जयंती समारोह यानी 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। तो चौथा यह है कहाँ हुआ, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसमें जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने
नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री ने राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए राजभाषा भारती पत्रिका, ये देखिएगा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण किया। और उन्होंने जो है हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया और एक स्मारक सिक्के का भी लोकार्पण किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी वजह से। और गृह मंत्री ने राजभाषा गौरव तथा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किया। तो ये राजभाषा गौरव सम्मान दिया जाता है इसके उपलक्ष्य में, और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिया जाता है। कल अभी हम सब जानते होंगे कि हिंदी दिवस जो है मनाया गया था 14 सितंबर को। इस बारे में आपको पूरा हम डिटेल में बताए थे। तो इसको जो है एक भारतीय भाषा अनुभाग के भी इन्होंने शुभारंभ किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा अमित शाह जी जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और कल ही आपको हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस बता दिए थे, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा। 1949 में संविधान सभा ने इसको आधिकारिक भाषा घोषित किया था, और उसी के याद में जो है 1953 से जो है इसको 14 सितंबर 1953 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज संडे है तो थोड़ा सा हमारे आवाज में भी हो सकता है समस्या आपको देखने को शुरुआत में मिला हो, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम था, वैसे ठीक लग रहा है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नए हैं सेशन में, नए वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नए नए जो है जानकारी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।